Hello, my QT students. Welcome to another session of quantitative aptitude. Let us start the session. And if you have not connected with me on Telegram, you can message me on Telegram at ADITYAKT and join the group CatZatMBA. Question number 1 of the session. Once some cats saw some rats. If each cat caught one rat, there would be a cat without a rat. Should each rat now be shared by two cats, there would be a rat not caught by the cats. Tell me how many cats am I talking about? Pause the video and solve each question before watching the solution. ठीक है, so question कह रहा है once some cats saw some rats. There are some cats, some rats. Let us assume that there are C number of cats and R number of rats. So C is the number of cats, R is number of rats. Okay, if each cat caught exactly one rat, there would be a cat without a rat. यानी कि सारी की सारी कैट ने एक एक रैट को पकड़ा तो भी एक कैट तो बच जाएगी जिसको रैट मिलेगा नहीं, यानी कि सारी कैट को रैट मिल जाएगा एक्सेप्ट वन, यानी कि जो कैट का नंबर है सी है दैट इज रैट प्लस वन. रैट का नंबर आर ग्रेटर देन से वन ज्यादा है. इजंट इट सो? कैट्स आर वन मोर देन रैट. तभी तो ऐसा है कि हर एक कैट को एक एक रैट मिल गया, इसके बाद में भी एक कैट बच गई जिसको रैट नहीं मिला. ठीक है, तो अगर सबको एक एक रैट मिल रहा है तब भी एक कैट बच जा रही है, यानी कि कैट का नंबर रैट से एक ज्यादा है. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है शुड ईच रैट नाउ बी शेयर्ड बाय टू कैट्स. यानी कि दो कैट्स को एक रैट दोगे तब भी क्या होगा, देयर वुड बी अ रैट नॉट कॉट बाय द कैट्स. अगर हर एक दो कैट को तुमने एक रैट दिया तो एक बेचारा रैट बच जाने वाला है जिसकी जान बच जाएगी. ठीक है, जो बच जाएगा. तो क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड इक्वेशन हमारा क्या बनेगा कि अगर नंबर ऑफ रैट्स डिवाइडेड बाय टू करें, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ कैट्स डिवाइडेड बाय टू करें, एक सेकेंड, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर दो कैट्स एक रैट को शेयर कर रही हैं, ठीक है, इफ टू कैट्स आर शेयरिंग वन रैट तो एक रैट बच जाने वाला है. इजंट इट सो? है कि नहीं? ठीक है, एक रैट को दो कैट शेयर कर रही हैं और तब भी एक रैट फिर बच जाने वाला है एक्स्ट्रा, यानी कि जो आर माइनस वन रैट्स हैं इसका डबल करोगे तो ये हमारा नंबर ऑफ कैट्स के बराबर होगा. आर माइनस वन इंटू टू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैट्स. इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई और दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल होगा बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है. तो बस इक्वेट कर दो कि आर प्लस वन इज इक्वल टू टू आर माइनस टू, और यहां से वैल्यू आ जाएगी टू आर माइनस आर इज इक्वल टू टू प्लस वन एंड हेंस नंबर ऑफ रैट्स इज इक्वल टू थ्री. और क्योंकि नंबर ऑफ कैट्स हमारा आर प्लस वन है तो नंबर ऑफ कैट्स इक्वल टू फोर आ जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, ऑप्शंस के थ्रू भी इस क्वेश्चन में जा सकते थे, हम ऑप्शंस के थ्रू भी ट्राई कर सकते थे क्योंकि कैट्स के बारे में बात कर रहा है तो हम ये एज्यूम कर सकते थे लेटेस्ट से ऑप्शन ए को ट्राई करते हैं. नंबर टू गिवन है, ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी हमें ऑप्शंस के थ्रू जाना हो तो कोशिश करो कि मिडिल ऑप्शन कोई भी टच करो, यानी कि 4 या फिर 6 को टेकअप करो. लेटेस्ट से हम 6 को टेकअप करते और 6 है नंबर ऑफ कैट्स और पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ ईच कैट कॉट वन रैट तो देयर वुड बी अ कैट विदाउट अ रैट. यानी कि सारी की सारी 6 कैट अगर एक एक रैट पकड़ेंगी तो 6 रैट पकड़ लेंगी और तब भी एक कैट को मिलेगा नहीं रैट, यानी कि इफेक्टिवली रैट का नंबर हुआ 5 क्योंकि एक कैट को रैट नहीं मिला. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है शुड ईच रैट नाउ बी शेयर्ड बाय टू कैट्स, और अगर दो को एक मिलेगा यानी कि 3 रैट्स हुए और फिर भी एक रैट एक्स्ट्रा रह जाएगा यानी कि 3 प्लस 1, और ये दोनों नंबर इक्वल आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं, यानी कि 6 हमारा आंसर नहीं होगा. अब दूसरा नंबर पिक करते हैं, ठीक है, 4 को पिक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 को पिक कर रहे हो, इफ ईच कैट कॉट वन रैट देयर वुड बी अ कैट विदाउट अ रैट, यानी कि रैट्स एक कम होंगे, 3 होंगे. और सेकंड है शुड ईच रैट नाउ बी शेयर्ड बाई टू कैट्स, यानी कि 4 कैट्स के लिए हुए 2 रैट और तब एक रैट एक्स्ट्रा बच गया तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये मैच कर रहा है तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. बट इक्वेशन बना के करोगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे अपनी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होती है. ऑप्शंस आर ऑल्सो इक्वली फाइन. ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारा वैल्यूज़ कैसी हैं, ऑप्शंस किस टाइप के हैं. ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टाउन एक्स द ड्रॉप इन टेम्परेचर इन डिग्रीज फ्रॉम द प्रीवियस डे वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेनफॉल इन मिलीमीटर्स. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ड्रॉप इन टेम्परेचर इन डिग्रीज फ्रॉम द प्रीवियस डे एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेनफॉल.
यानी कि ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप, लेट अस से टेम्परेचर ड्रॉप हमारा डेल्टा टी है, या कोई और नंबर ले लें, लेट अस से डेल्टा टी ना लेके कोई भी जनरल नंबर ले लें, तो टेम्परेचर में जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, T1 माइनस T2 मान लें कि T1 टेम्परेचर है प्रीवियस डे का और T2 टेम्परेचर है नेक्स्ट डे का, तो T1 माइनस T2 क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनल वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेनफॉल। अगर रेनफॉल को R से रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ रेनफॉल के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? फिर हमसे कह रहा है दिस ईयर ओनली 2 days विटनेस द रेनफॉल, सिर्फ 2 दिन बरसात हुई है। ऑन अप्रैल 27th 25 mm ऑफ रेनफॉल वॉज रिकॉर्डेड एंड टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्रीज था, और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ होगा, ठीक है, डे बिफोर टेम्परेचर था 40 डिग्रीज, तो डे बिफोर टेम्परेचर था 40 और 40 से टेम्परेचर ड्रॉप हो गया होगा 30, यानी कि 10 यूनिट्स का डिफरेंस आया, 10 डिग्रीज कम हुआ है, ठीक है, 10 डिग्रीज टेम्परेचर कम हुआ है, और टेम्परेचर हमारा ड्रॉप किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ रेनफॉल के, और रेनफॉल हुआ है 25 mm, ठीक है। सो अगर टेम्परेचर का ड्रॉप हमारा स्क्वायर रूट ऑफ रेनफॉल के प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम कह सकते हैं टेम्परेचर ड्रॉप विल बी इक्वल टू के टाइम्स सम कांस्टेंट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर, ठीक है। और ये प्रीवियस डे का है वैल्यू T1, और T2 प्रेजेंट डे का है जिस दिन ड्रॉप हुआ होगा, और T1 की यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई ना 40 माइनस 30, एंड दैट विल बी इक्वल टू के इंटू रेनफॉल है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी इक्वल टू 5, यानी कि दिस इज इक्वल टू 5K। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, के इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन हमारी इफेक्टिवली हो गई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर? फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें कह रहा है द डे बिफोर टेम्परेचर वॉज 40 डिग्रीज, इसके बाद में ऑन May 24 एक रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल हुआ 36 mm का, क्योंकि 2 ही दिन रेनफॉल हुआ है तो और तो कोई रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है नहीं। देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 36 mm, टेम्परेचर ऑन May 23 वाज 45, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन May 24th? May 24th को टेम्परेचर क्या रहा होगा? T1 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 45, तो 45 माइनस T2 जो कि निकालना है दैट विल बी इक्वल टू 2 रूट आर, और रेनफॉल है 36, तो 2 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 12 यानी कि 33 डिग्रीज। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ रेनफॉल के प्रोपोर्शनल है तो हम डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते थे इस बात को कि पहले वाले केस में 25 mm रेनफॉल हुआ है, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट रेनफॉल के लिए 5 यूनिट इफेक्टिवली हमारा आ गया स्क्वायर रूट के बाद में, तो 5 यूनिट का जब चेंज आया है तो कितना चेंज आया है 10 डिग्रीज का, 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिग्रीज, और सेकंड वाले केस में रेनफॉल हुई है 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 आ जाएगा 6 यूनिट्स, यानी कि इस बार चेंज आएगा 6 यूनिट्स का, और वो ड्रॉप आएगा, और 6 यूनिट्स कितना होगा, अगर 5 यूनिट्स 10 डिग्रीज के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 डिग्रीज, तो 6 यूनिट्स हो जाएगा 6 इंटू 2 12 डिग्रीज के बराबर, तो 45 माइनस 12 कर दोगे आंसर आ जाएगा 33 डिग्रीज। इतने से अपना काम चल जाएगा, हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत थोड़ी है एग्जाम में, इक्वेशन थोड़ी बनाना है हमसे इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, हमसे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी May 24 को, तो स्ट्रेट अवे हम इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ सम टिल n टर्म्स ऑफ two arithmetic progressions be 2n plus 1 is to 3n plus 4, then we have to find the ratio of their 6 term। 6 टर्म का वैल्यू, रेशियो का वैल्यू क्या होगा दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। अब हमें यहाँ पे ना तो पता है दोनों के का, ना तो हमें कॉमन डिफरेंस पता है दोनों एपी का, ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है सम का रेशियो पता है, तो सम हाउ सम के रेशियो से ही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, और यहाँ पे दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो लेट अस से एज्यूम कि पहला वाला जो AP है हमारा AP1, उसका A1 है फर्स्ट टर्म और D1 है कॉमन डिफरेंस, और सेकंड AP के लिए A2 है फर्स्ट टर्म और D2 है कॉमन डिफरेंस। इज दैट मच क्लियर? ठीक है, तो A1 और D1 हमारा फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, और A2 और D2 सेकंड AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अब सम का फॉर्मूला लिखते हैं, देखते हैं रेशियो में क्या बनता है। तो पहला वाला हमारा आ जाएगा SN1 अपॉन SN2, और SN1 की वैल्यू क्या आएगी, पेशेंस रखो चीज़ें समझ में आएंगी तो आसान लगेंगी, अभी पहले शुरुआत में थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2A1 प्लस n-1 टाइम्स D1, एंड दिस डिवाइडेड बाई n/2
इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d2, और n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 4। कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हुआ, बट अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है हमको, अभी भी चीज़ें उतनी तो क्लियर नहीं हुई, इजंट इट सो? हमें क्या चाहिए, n माइनस 1 इंटू समथिंग चाहिए, तो इस चीज़ को 2n प्लस 1 को n माइनस 1 इंटू समथिंग में कन्वर्ट करो, ठीक है, यानी कि कुछ पोर्शन अलग आएगा और n माइनस 1 इंटू समथिंग में हमारा बनेगा कुछ पोर्शन, तो हम चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे, वैल्यू उसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो 2n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट दिस एज 2n माइनस टू इसलिए लिखा है सो दैट n माइनस 1 करके 2 कॉमन ले सकें, तो 2n माइनस 2 प्लस 2, अगर माइनस 2 किया है तो प्लस 2 भी करेंगे, प्लस 1, और सिमिलरली नीचे करेंगे 3n माइनस 3, और माइनस 3 किया है तो प्लस 3 भी करेंगे, तो प्लस 3 प्लस 4, तो अभी भी सम तो सेम ही है, ठीक है, बट कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हो गया ये 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हो गया 3 इंटू एन माइनस 1 प्लस 7। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करो, न्यूमरेटर में क्या है 2a1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, 2a1 इज इक्वल टू 3, और n माइनस 1 इंटू डी वन कितना है 2 इंटू एन माइनस 1, यानी d1 आ गया 2, d1 2 आ गया और a1 आ गया 3/2। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया पहली एपी का। सिमिलरली दूसरी एपी के लिए बात करें तो 2a2 इज इक्वल टू 7, यानी कि a2 आ गया है 7/2 और d2 आ गया है 3। तो सेकेंड एपी के लिए वैल्यूज पता चल गई, इज दैट क्लियर? ठीक है, a1 आ गया 3/2, d1 आ गया है 2, a2 आ गया है 7/2 और d2 आ गया है 3। अब 6 टर्म का रेशियो निकाल लेते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। तो t61 अपॉन t62 क्या होगा, 6 टर्म हमारा होगा a प्लस 5d, यानी a1 प्लस 5d1 अपॉन a2 प्लस 5d2, और a1 है 3/2, तो 3/2 प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 2, और डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 5 इंटू 3। तो वैल्यू आ गई 3/2 प्लस 10, एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 प्लस 15 इंटू 7 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 23/37, एंड दैट विल बी अवर रेशियो। यही हमारा रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 23/37। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बट ये तो हो गया एक लंबा तरीका, स्ट्रेच्ड आउट तरीका, बट एग्जाम में इतना टाइम हम क्यों देंगे ऐसे क्वेश्चन में, है कि नहीं? तो हमें हमारे पास एक शॉर्ट अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एग्जैक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है n/2 तो कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है सिर्फ ये अंदर का पोर्शन, बच रहा है सिर्फ ये अंदर का पोर्शन, इजंट इट सो? ठीक है, सिर्फ यही पोर्शन बच रहा है हमारा, और अगर हमें चाहिए 6 टर्म का रेशियो, 6 टर्म क्या होगा a प्लस 5d, क्योंकि हमें पता है सम के फॉर्मूले में अंदर आता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, तो एक्चुअल में अंदर 2a आता है, जबकि हमें चाहिए a प्लस 5d का रेशियो। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई समस्या थोड़ी आने वाली है, कोई दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम समहाउ इसी फॉर्मूले से डायरेक्टली अपनी वैल्यू निकालना चाहते हैं, अपना रेशियो निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 2a प्लस 10d, और डिनोमिनेटर भी आ जाएगा a1 d1 है अगर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a2 प्लस 10d2। नाउ इज दैट क्लियर? n/2 तो कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। अब कंपेयर करो चीज़ों को, तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि n-1 को हमें 10 के बराबर रखना है, यानी कि n को 11 के बराबर रखना है, और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। n इज इक्वल टू 11 के बराबर रख दोगे, क्वेश्चन में आंसर खट से आ जाएगा अपना, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। n इज इक्वल टू 11 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 11 प्लस 4, यानी कि 23 डिवाइडेड बाई 37 स्ट्रेट अवे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट ऑफ गिवन नंबर्स? कुछ नंबर्स हमें गिवन है 5 टू द पावर 1/3, 9 टू द पावर 1/4, 21 टू द पावर 1/6 एंड 144 टू द पावर 1/12, और हमें निकालना है इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब ऐसे तो प्रॉब्लम अभी हम कैसे कंपेयर करें, 5 टू द पावर 1/3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, 9 टू द पावर 1/4 की वैल्यू भी बिल्कुल नहीं पता हमको, 21 टू द पावर 1/6 किसी भी नंबर की हमें वैल्यू नहीं पता है। जब वैल्यू नहीं पता है तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें इन वैल्यूज़ को पता करना है। अब पता कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? तो पता करने के लिए पहले इनको कंपेरेबल बनाएंगे जिससे हमें समझ में आ सके, ठीक है। पावर्स क्या दी हैं? पावर दी है 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पावर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हम इनको कंपेयर कर सकें, यानी इनको इंटीजर में कन्वर्ट करें।
क्योंकि फ्रैक्शन वाली पावर्स हमारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। सबसे पहला काम हम इनको करेंगे कन्वर्ट इंटीजर में। 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/12 है, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो बेसिकली क्या है, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, सबको अगर पावर 12 कर दें, सारे नंबर्स का पावर 12 कर दें, तो हमने नंबर्स को छेड़ा नहीं। छेड़ा नहीं का मतलब ये सबकी पावर 12 की है, तो जो बड़ा होगा वो और बड़ा हो जाएगा, इजंट इट? जो छोटा होगा वो छोटा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि छोटा नंबर बड़ा हो जाए, क्योंकि सबकी पावर हमने 12 की है। ठीक है, सबका पावर 12 कर दो। तो 5 to the power 1/3 to the whole power 12, ये पहला वाला हो गया एक्सप्रेशन हमारा। इज दैट क्लियर? सेकंड वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा 9 to the power 1/4 to the whole power 12। थर्ड आ जाएगा 21 to the power 1/6 to the whole power 12, और लास्ट वाला आ जाएगा 144 to the power 1/12 to the whole power 12। 1/3 into 12 हो जाएगा 4, यानी 5 to the power 4 विच इज इक्वल टू 625। 5 का स्क्वायर हुआ 25, 5 to the power 4 हुआ 625। सेकंड हो जाएगा 9 to the power 1/4 into 12 यानी कि 3, 9 का क्यूब, 9 क्यूब इज 729। थर्ड हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर विच इज 441, और लास्ट वाला हो जाएगा 144 to the power 1 यानी कि 144 ओनली। और अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा आ रहा है। लार्जेस्ट आ रहा है 729, तो क्लियरली 9 to the power 1/4 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब हम पूरे ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब हमें सब पता चल गया, सब समझ में आ गया। 9 to the power 1/4 इज ग्रेटेस्ट नंबर। सेकंड पे क्या आएगा? सेकंड पे आएगा 5 to the power 1/3। थर्ड पे आएगा 21 to the power 1/6, और लास्ट ही आएगा 144 to the power 1/12। दिस विल बी अवर ऑर्डर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज हेम बॉट 2 mobiles which together cost him ₹4800. He sold one of them at a loss of 15% and other at a gain of 19%. एक को लॉस में बेचा है, एक को फायदे में बेचा है, और हुआ क्या है कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों मोबाइल्स का वो इक्वल है। बढ़िया बात है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो बस इक्वल इसको कर देते हैं। सेलिंग प्राइस को, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2, और पहले का सेलिंग प्राइस क्या है? 15% के लॉस में बेचा है, यानी कि 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। और सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस क्या है? 19% के प्रॉफिट में बेचा है, तो 119% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2। ये दोनों इक्वल होंगे। 85 इज 17 into 5। टेबल याद होगा तो एग्जैक्टली क्वेश्चन हमें खट से क्लिक करता है, अदरवाइज ढूंढते रहोगे। ठीक है, और खैर इसमें क्या ही ज़्यादा टेबल याद होना है। 17 to the 5, 17 into 5 85 है। ठीक है, तो 17 into 6 102, 17 into 7 119, यानी कि 17 से काट दोगे, काटा पीटी कर दोगे, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा, यानी कि 5 टाइम्स CP1 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2, यानी कि CP1 और CP2 का रेशियो क्या आ गया? 7/5। 7/5 का रेशियो आ गया। क्लियर है? और दोनों का रेशियो तो हमें नहीं पता, बट सम पता है। दोनों टोटल कितना कॉस्ट किए हैं? ₹4800। तो अगर पहला वाला 7x है, दूसरा वाला 5x है, टोटल आ जाएगा 12x, और 12x आ गया ₹4800, यानी कि x आ गया ₹400। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भी सस्ता मोबाइल है उसका तुम पैसा बता दो भाई। ठीक है, वो खरीदना है। तो 5x का हमें वैल्यू चाहिए, तो 5 into 400 यानी कि वैल्यू आ जाएगा ₹2000। दैट इज द कॉस्ट ऑफ द चीपर मोबाइल। ठीक है, क्लियर? और जो कॉस्टलियर है उसका 2800। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 candidates A, B and C participated in an election. A gets 40% votes more than B, C gets 20% votes more than B, and A also overtakes C by 4000 votes. A को 40% वोट्स ज़्यादा मिले हैं B से, C को 20% वोट्स ज़्यादा मिले हैं B से, और A ने ओवरटेक किया है C को 4000 वोट से। अगर 90% वोटर्स ने वोट किया है और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, कोई भी इलीगल वोट नहीं है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ओके, 40% कितना हुआ? 40% हुआ 2/5, यानी कि अगर B को मिले हो वोट 5, तो A को मिले होंगे 2 ज़्यादा, यानी कि 5 + 2 7 मिले होंगे। और सिमिलरली C को मिले हैं 20% वोट ज़्यादा B से, 20% हुआ 1/5, यानी कि अगर B को मिले हैं 5 तो C को मिले होंगे 6। तो ये तो रेशियो आ गया। फिर हमें पता है कि A को C से 4000 वोट ज़्यादा मिले हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस है A और C के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 4000 वोट्स। दिस इज इक्वल टू 4000 वोट्स। क्लियर? टोटल कितना है वोट्स? 7 + 5 + 6, 7 + 5 12 + 6 18 यूनिट्स, और 18 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 18 into 4000 विच इज इक्वल टू 72000 वोट्स।
तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स आ गए 72,000। ये क्या है? दीज आर वोट्स वोटेड, कास्टेड वोट्स हैं, कास्ट वोट्स हैं। 90% वोटर्स ने वोट किया है, तो ये 90% की वैल्यू है। टोटल कितना आ जाएगा? टोटल वोटिंग लिस्ट में का नंबर कितना आ जाएगा? दैट विल बी 10/9 ऑफ दिस वैल्यू। दिस इज 90%, तो चाहे तो यहां से काटा पीटी कर दो, 10% आ जाएगा हमारा 8,000। ठीक है, टोटल वोटिंग लिस्ट आ जाएगी हमारी 10/9 ऑफ दिस वैल्यू। दैट विल बी 80,000, 80,000 वोट्स, ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड वर 72,000, लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट कितने होंगे टोटल? क्या हो गया? और इनवैलिड या इलीगल वोट्स नहीं है, अगर इनवैलिड इलीगल होते तो उनको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete the same work in 10 days. So in how many days will 10 women complete it? वर्क तो हमारा दोनों केसेस में सेम ही हो रहा है। पहले वाले केस में क्या है? 8 डेज में वर्क कर रहे हैं 4 men और 6 women। तो एक मैन की एफिशिएंसी हमने m मान ली, एक वुमन की एफिशिएंसी w मान ली, टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल एफिशिएंसी क्या हुई? 4 मैन है तो 4m, 6 वुमन की 6m 6w, तो 4m + 6w मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, विच इज 8 यूनिट्स। और यही वर्क हमारा सेम होगा, जबकि 10 डेज में वर्क कंप्लीट होगा और 3 मैन और 7 वुमेन कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता हो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 से तो कट ही रहा है। ठीक है, तो 4 × 4 यानी 16m + 4 × 6 24w इज इक्वल टू 5 × 3 15m + 5 × 7 35w। अब 16m - 15m आ जाएगा, m इज इक्वल टू 35 - 24 यानी 11w। तो एक मैन की एफिशिएंसी 11 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर है। एक मैन की एफिशिएंसी 11 वुमेन की एफिशिएंसी के बराबर है, यानी कि अगर वुमेन की एफिशिएंसी को हम 1 मान लें तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 11 टाइम्स, यानी कि 11 यूनिट्स आ जाएगी। क्लियर? तो यहां से हम वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। वर्क आ जाएगा हमारा कितना? कोई भी एक वैल्यू में पुट कर दो तो वर्क हो जाएगा हमारा 8 या 10 वाले पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। ठीक है, तो 8 × 4 × 11 + 6 × 1। और फिर हमें चाहिए कि 10 वुमेन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो वर्क को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से 10 वुमेन की, तो दैट विल बी 10 × 1। 10 × 1 ये वैल्यू आ रही है हमारी 44 + 6 यानी 50। तो 8 × 50 डिवाइडेड बाई 10 से जाएगा 5 टाइम्स, 8 × 5 विल बी 40 डेज। तो 10 वुमेन विल बी कंप्लीटिंग द वर्क इन 40 डेज। क्लियर? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? ओके, अब जब इसी कैलकुलेशन को देखो हमें करना है, और अगर हमें अवॉइड करना है, इतना नहीं लिखना चाहते, तो देखो तो कैसे कर सकते हो। हालांकि है सिमिलर ही, बट करोगे कैसे? देखो 4 मेन कर रहे हैं, 4 मेन और 6 वुमेन कर रहे हैं 8 डेज में, तो सब पहले सिर्फ मेन को देखो। तो 4 × 8 कितना आया? 32। अब मेन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 × 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, -30। 32 - 30 मेन, दैट विल बी इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो वुमेन को बाद में लेके जाओगे ना, तो वुमेन नेगेटिव में आएगा पहला वाला जो लिखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चाहे सेकंड वाला पहले लिख लो, तो 7 × 10 70 और -6 × 8 48, तो 70 - 48w। अगर ऐसे समझ सकते हो तो इतना फास्ट कर लोगे थोड़ा सा। ठीक है, 2 मैन इज इक्वल टू 22w, अदरवाइज लिख के करोगे तो क्लियरली आगे तो कहानी सिमिलर रहेगी जैसे हमें पहले आई है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। ए और बी कर रहे हैं कंप्लीट वर्क को 40 डेज में, जबकि बी और सी कंप्लीट कर रहे हैं सेम वर्क को 30 डेज में। ए एंड बी कंप्लीट कर रहे हैं 40 डेज में, जबकि बी और सी कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज में। तो वर्क कितना एज्यूम कर सकते हैं? 40 और 30 का एलसीएम ले लो, 120, यानी कि ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट्स और बी और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट्स। इज दैट मच क्लियर? ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ए वर्क्स विद सी फॉर 20 डेज। ए और सी 20 डेज वर्क करते हैं, एंड देन बचा हुआ काम बी कंप्लीट करता है 30 डेज में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस क्वेश्चन में हमें बी की एफिशिएंसी के बारे में कोई भी जानकारी है नहीं, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हमें ए प्लस बी की इंफॉर्मेशन है, बी प्लस सी की इंफॉर्मेशन है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसमें कन्वर्ट करो उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास नहीं है। हमेशा हमेशा ये तो करते हैं हम। ठीक है, तो जो अननोन है उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है?
अननोन तक पहुंचने का रास्ता है, जो जानकारी है तुमको वहां से पहुंचोगे, तो जो नोन है उससे अननोन तक पहुंचोगे हमेशा, है कि नहीं? Isn't it so? ठीक है भाई, जैसे श्लोक भी है हमारा, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमेशा क्या है, अननोन से नोन की तरफ नोन से अननोन की तरफ जाओगे, जो पता है वहां से जो नहीं पता है उसकी तरफ जाओगे, तो जो भी नॉलेज है वो मिलेगा। तो वैसे ही तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी को साथ में जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है, ए 20 डेज काम कर रहा है ये हमको पता है, सी 20 डेज काम कर रहा है ये हमको पता है, बी 30 डेज काम कर रहा है ये हमको पता है। ठीक है, सो ए 20 डेज काम कर रहा है, ए के साथ में बी को 20 डेज काम करा लो। क्लियर? बी ने 30 डेज टोटल काम किया है, यानी कि बी का अब 10 दिन का काम रह गया, बी का अब 10 दिन का काम रह गया, तो सी को भी बी के साथ में 10 दिन काम करा लो। लेकिन सी ने टोटल किया है 20 डेज काम, यानी कि सी का अभी भी 10 दिन का काम रह गया। आई रिपीट, ए ने किया है टोटल 20 डेज काम, बी ने किया है 30 डेज, तो बी के 30 डेज को ब्रेक कर दो 20 और 10 में। बी का 20 डेज का काम ए के साथ करा लो, क्योंकि ए और बी का साथ का काम एफिशिएंसी हमें पता है, और 10 डेज का काम जो बी का बचा वो सी के साथ करा लो। ठीक है, और क्योंकि सी ने टोटल 20 डेज वर्क किया है, तो 10 डेज का वर्क सी का बी के साथ आ जाएगा, बचा हुआ बचा रह जाएगा। अब ए और बी 20 डेज में कितना वर्क करेंगे, एक दिन में करते हैं 3 यूनिट्स, 20 डेज में करेंगे 20 इंटू 3 यानी कि 60। और सिमिलरली बी और सी 10 डेज में कितना करेंगे, 1 डे में करते हैं 4, 10 इंटू 4 यानी कि करेंगे 40। और क्योंकि टोटल वर्क है 120, सबने मिलकर काम कंप्लीट तो किया ही है, तो अगर 60 वर्क किया है ए और बी ने, 40 किया है बी और सी ने, तो बचा कितना, बचा हुआ 20 वर्क किया होगा सी ने, और 10 डेज में किया है, तो सी की एफिशिएंसी यहां से पता चल जाएगी, दैट इज 2। यहां से सी की एफिशिएंसी पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 2। और यही हमको पता करना था एक्चुअल में। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, अब बाकी सब चीजें निकल आएंगी। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 3 है, तो ए की आ जाएगी 1। ए की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब ए और सी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे भाई, टोटल वर्क है 120, एफिशिएंसी ए की है 1, सी की है 2, 120/3 यानी कि 40 डेज में वर्क कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट फ्रॉम ए टू बी। बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है दैट ऑफ ए टू बी। ओके, तो 1:3 का रेशियो है डिस्टेंस में। 2 ट्रेन्स ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी। 2 ट्रेन जा रही हैं ए से सी तक वाया बी। द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन 1 वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक के स्ट्रेच में क्या है, अगर ट्रेन 1 ट्रेन 2 को हम लिखते हैं, तो ए से बी तक के स्ट्रेच में ट्रेन 1 की स्पीड क्या है, 2 टाइम्स, सॉरी, द स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज डबल दैट ऑफ ट्रेन ए, यानी कि ट्रेन 1 की स्पीड अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो ट्रेन 2 की डबल होगी। ठीक है, और इसके बाद में फिर क्या होता है, देयर स्पीड्स आर इंटरचेंज्ड वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी। तो जब बी से सी तक ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन 1 की स्पीड डबल हो जाती है और ट्रेन 2 की स्पीड 1 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 टू दैट टेकन बाय ट्रेन 2 इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी कितना होगा, रेशियो क्या होगा टाइम का, रेशियो क्या होगा टाइम का। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, वी कैन एज्यूम, डिस्टेंस का कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, हमें तो रेशियो चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस की कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, और क्योंकि स्पीड की वैल्यूज हमारी 1 और 2 हैं, तो डिस्टेंस की वैल्यू हमको उसका मल्टीपल एज्यूम करना चाहिए। ठीक है, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है उसको 1 और 2 का मल्टीपल यानी कि 2 एज्यूम कर लो। ठीक है, तो लेट अस से ए से बी तक का डिस्टेंस हम मान ले 2 किलोमीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस मान ले 3 टाइम्स उसका यानी कि 6 किलोमीटर। क्या यहाँ तक कोई समस्या हुई? ठीक है, अब इसके बाद में T1 और T2 के लिए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम का ही तो रेशियो चाहिए। T1 ए से बी तक किस स्पीड से जा रहा है, 1 की स्पीड से जा रहे हैं, T1 ट्रेन 1 की स्पीड से जा रही है, तो टाइम कितना लगेगा, 2/1 यानी कि 2 आवर्स का। और फिर बी से सी तक जा रही है 2 की स्पीड से, यानी कि टाइम लगेगा 6/2 विच इज 3 आवर्स। तो टोटल टाइम हो गया 5 आवर्स। इज दैट क्लियर? 5 आवर्स हो गया टोटल टाइम। और क्योंकि हमने वैल्यूज ऐसी मानी है कि हमारा आंसर इंटीजर में ही आने वाला है, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए, क्योंकि नॉट दिस ऑप्शन है नहीं और बाकी कोई 5 का मल्टीपल है नहीं, और हमारा जो आंसर आएगा वो इंटीजर में ही आएगा क्योंकि हमने वैल्यूज ऐसी ली हैं। ठीक है, तो क्लियरली ऑप्शन सी आंसर आना चाहिए, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब T2 के लिए बात करते हैं। T2 2 किलोमीटर जाएगा 2 की स्पीड से, 2/2 यानी कि 1 आवर लगेगा, और फिर 6 किलोमीटर जाएगा 1 की स्पीड से, तो 6/1 यानी कि 6 आवर लगेगा। टोटल हो गया 1 + 6 यानी कि 7 आवर्स। एज आई सेड 5:7 का रेशियो आ गया। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इज दिस मेथड क्लियर?
ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, वो चीज़ भी सीख लेते हैं कि अदरवाइज क्या करते हैं। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं क्लिक कर रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करोगे। उस केस में भी तुम्हें रेशियो तो देखो तब भी लिखना ही पड़ेंगे। एज्यूम करोगे पहली वाली डिस्टेंस हमारी डी है और दूसरी वाली 3D हो जाएगी। ए से बी तक डी है और फिर बी से सी तक 3D हो जाएगी। ठीक है, 3D हो जाएगी। और स्पीड मान लो कि 1 यूनिट और 2 यूनिट है, मान के लो यही स्पीड है ही है। ठीक है, 1 और 2 है, तो या तो तुम 1 और 2 की जगह x और 2x मान लो या कुछ और वैल्यू मानोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा t1 को, d डिस्टेंस जा रहा है और स्पीड है 1 तो d/1 लिख दो। फिर 2d जा रहा है, फिर 3d जा रहा है, स्पीड है 2, 3d/2 लिख दो। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 5d/2। अब तुम चाहो तो x लिख दोगे तो x नीचे आ जाएगा, अदरवाइज कुछ मत लिखो, सबसे आसान है, क्यों लिखोगे अननेसेसरी। ठीक है, सिमिलरली t2 के लिए बात करो, t2 का d जा रहा है तब स्पीड है 2 तो d/2, और जब 3d जा रहा है स्पीड है 1, 3d/1, यानी कि दिस विल बी 7d/2। तो रेशियो तो तब भी वही 5:7 ही आना है, टेंशन क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Kajal has 3 acid solutions with her which are A, B and C such that they have concentration of 20%, 70% and 50%. 20%, 70% और 50% का concentration है। She aims to achieve a solution with 60% concentration. तो उसका पर्पस क्या है, उसको एक ओवरऑल सॉल्यूशन बनाना है 60% कंसंट्रेशन का। और जबकि पहले वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन है 20%, बी का है 70% और सी का है 50%। एलिगेशन लगा सकते हैं स्ट्रेट अवे, है कि नहीं, तो एलिगेशन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 3 सॉल्यूशन है, ये तो पंगा है, 3 सॉल्यूशन है। तो एलिगेशन लगा के देखो एवरेज ही तो निकालना है हमें, 60% एवरेज चाहिए ओवरऑल। 60 कैसे बन सकता है, एक तो तब बन सकता है जब 20 और 70 को मिक्स कर दो, क्योंकि 20 और 70 के बीच में 60 आ रहा है। 20 और 50 से क्या 60 बना सकते हो, अगर एक का कंसंट्रेशन 20% है, एक का 50% है, दोनों को मिला के कभी भी 60% सॉल्यूशन नहीं बनने वाला। 20 70 से बन सकता है और 70 और 50 से बन सकता है। क्या बात क्लियर है, 20 और 70 से बन सकता है, 70 और 50 से बन सकता है। तो दोनों पे एलिगेशन लगा देते हैं। पहले लगाया 20% और 70% पे, और एवरेज हमें चाहिए 60%। तो क्या आएगा, 10% आया, 70 माइनस 60 10%, और 60 माइनस 20 40, 10:40 यानी 1:4 का रेशियो आया। और सिमिलरली बी और सी को जब करोगे 70% और 50%, एवरेज आएगा 60, तो मिडिल वैल्यू 10:10 यानी कि 1:1 का रेशियो आया। अब जब भी 3 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक आंसर नहीं आएगा, मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या है कि एक कॉमन आंसर ले लिया जाता है, बट ऐसे केसेस में मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अब तुम्हारा आ गया भाई, मिक्सचर ए तुम्हारा 1 यूनिट आ गया, मिक्सचर बी तुम्हारा यहाँ भी है और यहाँ भी है, और मिक्सचर सी तुम्हारा 1 यूनिट आ गया। तो अब एक तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है कि 1 यूनिट ए ले लो, बी को ले लो 4+1 और सी को ले लो 1। यही रेशियो आ गया तुम्हारा 1:4 + 1:1, यानी 1:5:1, ऑप्शन बी आंसर हो गया। बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी ऐसा ही ऑप्शन गिवन हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि ऐसे केस में क्या है कि पहला वाले में अगर ये भी हो सकता है कि तुम किसी और कॉम्बिनेशन में इन वैल्यूज को लो। ठीक है, तो कोई और कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने ए और बी को लिया 1:4 में, और B/C को लिया, बी और सी को लिया 2:2 में, तब भी तो चलेगा। अब ऐड कर दो इसको, तो 1:6:2, ये भी कॉम्बिनेशन चलेगा, या किसी भी और रेशियो में ले लो। ठीक है, किसी भी रेशियो में ले लो तो ये काम करेगा। क्लियर है, ओके। ये तो हो गया इसका एक अप्रोच। एक और अप्रोच समझते हैं, वहां से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस इक्वेशन बनाएंगे हम और इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जैसा हमने देखा मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। और अगर पहला वाला आंसर जो हमारा सीधे सीधे आ गया है, अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ कर सकते हो, गलत कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में ये लाइन पढ़ना, व्हाट कैन बी। कैन क्यों कह रहा है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉपरली इसकी इक्वेशन बनाते हैं, सो दैट इक्वेशन से हमें समझ पाए कि इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए 60% एवरेज चाहिए। एक सॉल्यूशन 20%, एक 70%, एक 50%। सबका डेविएशन ले लो 60 से, सबका 60 से डेविएशन लो। जो 60 से ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना उसका डेविएशन होगा, जो कम है जितना कम है वो उसका डेविएशन होगा। जो कम होगा नेगेटिव वैल्यू होगी डेविएशन की, जो ज्यादा होगा पॉजिटिव वैल्यू होगी डेविएशन की। ठीक है, तो 20% वाला सॉल्यूशन क्या है, लेट अस से ए बी और सी है। ठीक है, एक्स वाई और जेड के रेशियो में हम मिक्स कर रहे हैं उनको। ओके, 20% वाला एक्स के रेशियो में है, 70% वाला वाई के रेशियो में है, और 50% वाला जेड के रेशियो में है। 20 वाले का डेविएशन कितना है, 60 से कितना कम है, 40 कम है, तो -40 हो गया। 70 वाला +10 है,
10 ज़्यादा है और z वाला -10 है, 50% वाला -10 है, ठीक है। और नेट में कितना है, नेट में तो 60% ही आना है, यानी टोटल डेविएशन 0 आना चाहिए। अब बस मल्टीप्लाई कर दो डेविएशंस को, -40x प्लस 10y -10z एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। 10 तो कॉमन आ जाएगा अपना, अंदर बच जाएगा -4x या -10 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 4x -y प्लस z। माइनस प्लस का हमेशा ध्यान देना है जब भी कभी ऐसा कर रहे हो, ठीक है। -10 तो एनीवे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 ही आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करके, तो यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा दिस शुड बी 0, तो 4x -y प्लस z शुड बी इक्वल टू 0। अब ऑप्शंस को डायरेक्टली पुट करके देख सकते हो x y z की जगह पे, ठीक है। तो 4x -y प्लस z यानी कि 4 इंटू 1 -1 प्लस 4, क्या ये 0 आ रहा है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर 0 नहीं है तो ये सॉल्यूशन भी नहीं है। अब सेकंड वाले को पुट करो, सो 4 इंटू 1 -5 प्लस 1, क्या ये 0 है? हाँ, 4 इंटू 1 -5 यानी -1 प्लस 1 बिल्कुल 0 है, यही 0 आ रहा है। डेफिनेटली ये सॉल्यूशन होगा अपना ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है। और अगर एग्जाम में मल्टीपल ऑप्शंस भी कई बार होते हैं ना कि ए बी सी डी दिया है, कौन कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये तरीका हमेशा काम करेगा। दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। Next is there are 6 consecutive odd numbers. The difference between the squares of the average of last 3 numbers and the first 3 numbers is 288. ध्यान से पढ़ो सवाल को। Difference between squares of averages of last 3 numbers and the first 3 numbers is 288. यानी कि दो स्क्वायर्स कर रहे हो, एक तो तुम पहले वाले 3 नंबर्स ले रहे हो, उनका एवरेज ले रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे हो, और दूसरा लास्ट वाले 3 नंबर ले रहे हो, उनका एवरेज ले रहे हो और उसका स्क्वायर कर रहे हो। एंड देन व्हाट इज द लास्ट ऑड नंबर, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 6 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अगर पहला नंबर हमारा ए है, नेक्स्ट होगा a+2, a+4, a+6, a+8 एंड a+10। ये फर्स्ट होगा, थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है। और क्वेश्चन में क्या है, पहले 3 नंबर्स का जब तुम एवरेज लोगे तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज तो मिडिल वैल्यू आएगी, यानी कि a+2 एवरेज आएगा। जब लास्ट के 3 नंबर्स का एवरेज लोगे तो एवरेज क्या आएगा? मिडिल वैल्यू, यानी कि फिफ्थ नंबर। और a+2 ये जो एवरेज है इसका तुम करोगे स्क्वायर, a+2 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली एवरेज ऑफ लास्ट 3 का करोगे स्क्वायर, यानी a+8 का होल स्क्वायर। और डिफरेंस देखोगे, बड़ा नंबर a+8 है तो उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस में ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक है। a+8 का होल स्क्वायर माइनस a+2 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 288। दिस इज 288। और ये क्या है? दिस इज टिपिकली a² माइनस b², यानी कि आ जाएगा कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल A माइनस कैपिटल B, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो 6 का है, 6 ज़्यादा है, डिफरेंस तो 6 का है। एडिशन क्या होगा? 2a प्लस 10, 2a प्लस 10, तो 6 इंटू 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 288। 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 48 टाइम्स जाएगा। 2 और भी कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू a प्लस 5 इज इक्वल टू 48। 2 पहले ही निकाल लेते ज़्यादा अच्छा था, 24 हो गया, यानी कि a प्लस 5 इज 24, तो a आ गया अपना 19। स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 19। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, यानी a प्लस 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 29, ऑप्शन सी। 29 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल्स इन 5 ईयर्स, तो 2 साल में 5 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, 5 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, यानी कि अगर 100 रुपीज़ है हमारा, क्योंकि परसेंटेज लेना है तो डायरेक्टली 100 लेके सबसे आसानी से पता चलता है। 100 रुपीज़ है, 5 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 200। तो इंटरेस्ट कितना मिला 5 ईयर्स में? 100 रुपीज़ का, 100% का इंटरेस्ट मिला। तो 5 ईयर्स में अगर 100% का इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? तो रेट हमारा कितना हो जाएगा? 100/5, यानी कि 20%। 20%। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? एट अ डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स में हो जा रहा है 3 टाइम्स, यानी कि 100 से हो जा रहा है 300 रुपीज़। 200 रुपीज़ मिल रहा है इंटरेस्ट, और ये कितने टाइम में मिल रहा है? 12 ईयर्स में मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अगर R2 है तो R2 हो जाएगा 200/12, यानी कि 100/6, और 100/6 का कितना हुआ? 1/6। परसेंटेज के टर्म में 16.67%, या 16 एंड 2/3%। इन सब वैल्यूज में कंफर्टेबल रहना है कि 100/6 निकाल सको, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20% और 16 एंड 2/3% का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस है 3.33%, या 3 एंड 1/3%, विच इज ऑप्शन सी।
10/3%। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the present worth of rupees 169 due in 2 years at 4% per annum compound interest? तो क्या क्वेश्चन पूछा है? प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है रुपीज 169 की, जो कि ड्यू है 2 ईयर्स में, यानी 2 ईयर्स बाद की वैल्यू दी है और प्रेजेंट वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 4%। 4% कितना हुआ? 4% इज 1/25। 1/25 यानी कि अमाउंट अगर 25 है तो एक ईयर के बाद कितना हो जाएगा? 26। और क्योंकि 2 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है तो 2 बार लिखोगे यही सेम चीज को, यानी कि 25 के स्क्वायर से अमाउंट 26 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 625 से अमाउंट हो जाएगा 676। और हमें 676 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज 169। 169 और क्वेश्चन पूछ रहा है 625 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि इनिशियल अमाउंट हमारा प्रेजेंट वर्थ क्या होगा इस अमाउंट का। ठीक है, 169 से 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, इजंट इट सो? यानी इफेक्टिवली 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/4। अगर 676 यूनिट्स हमारी 169 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/4। या इफेक्टिवली हमें निकालना है प्रेजेंट वर्थ क्या होगा? प्रेजेंट वर्थ PW विल बी इक्वल टू 625 अपॉन 676 इंटू 169। 4 टाइम्स जाएगा तो 625 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ जाएगा 156.25 रुपीज। ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If mean of 7, 2, 9, 4 and k is 5, then we have to find the median of 12, 6, k, 9 and 15। मीन तो 5 है हमारा, मीन 5 है, यानी कि सम कितना होगा? 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, सम कितना होगा? 7 + 2 + 9 + 4 + k, और मीन 5 है, यानी कि सम आ जाएगा 5 × 5 एंड दैट इज इक्वल टू 25। और ये नंबर्स कितने हैं? 7 + 2 इज 9, 9 + 9 इज 18 + 4 22 + k 25, यानी कि k आ गया 3। ओके, k तो आ गया 3 हमारा। अब इसके बाद में पुट कर देते हैं, मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इनको अरेंज करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, नंबर्स हो जाएंगे 3, 6, 9, 12, 15। ओके, क्योंकि मीडियन हमें निकालना है 12, 6, k, 9 और 15 का, और मिडिल वैल्यू आएगी 9, तो यही मीडियन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 8 × x to the power 5 minus x³ plus x and 28 × x to the power 6 plus 1। ठीक है, 8 × x to the power 5, तो सबसे पहले तो x कॉमन दिख रहा है हमको लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में, तो x कॉमन ले लो तो आ जाएगा 8 × x, और अंदर बच जाएगा x to the power 4 minus x² plus 1, और राइट हैंड साइड में आ रहा है 28 × x to the power 6 plus 1। अब समहाउ हमें यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो क्या लिख सकते हो? x to the power 6 को x² का होल क्यूब, और प्लस 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, और a³ + b³ क्या होता है? दैट इज a + b इंटू a² + b² माइनस ab। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 28 × a + b यानी x² + 1 इंटू a² यानी कि x² का होल स्क्वायर x to the power 4 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और माइनस a × b यानी x² × 1 या तो माइनस x²। तो क्लियरली दिस इज कॉमन इन बोथ द एक्सप्रेशंस, है कि नहीं? तो HCF में भी जरूर आएगा, HCF यानी कि फैक्टर में जरूर आएगा, दोनों का फैक्टर होगा ये। और सिमिलरली 8 और 28 का HCF क्या है? 8 और 28 का HCF है 4, तो HCF हमारा हो जाएगा 4 × x to the power 4 minus x² plus 1, ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a change dispensing machine gives the amount in denominations of ₹1, ₹2 and ₹5 coins। तो ₹1 के कुछ कॉइन्स हैं, ₹2 के कुछ कॉइन्स हैं, ₹5 के कुछ कॉइन्स हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स इन इट इज ₹500। तो टोटल अमाउंट इज ₹960। तो इफ द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एंड ₹1 कॉइन्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज कर जाता है 480 रुपीज से। तो यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने होंगे, ₹2 के टोटल कॉइन्स कितने होंगे। लेट अस अज्यूम कि x कॉइन्स है ₹1 के, y कॉइन्स है ₹2 के, और z कॉइन्स है ₹5 के। तो हमें टोटल तो पता है कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स, एक सेकेंड
₹500 नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स इन इट इज 500, ठीक है, नंबर 500 है, टोटल अमाउंट तो 960 के बराबर है। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया हमारा 500, और अमाउंट कितना है 960, अमाउंट कितना आएगा x इंटू 1 यानी 1x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड, दिस इज इक्वल टू 960। तो दोनों इक्वेशन से हमारा वैल्यू आ जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा y प्लस 4z एंड दैट इज इक्वल टू 460। क्लियर। फिर हमारा इक्वेशन आ रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन और 1 कॉइन को इंटरचेंज कर दें तब वैल्यू हमारा 480 से और इंक्रीज कर जा रहा है। तो अगर x की जगह z आ जाए और z की जगह पे x आ जाए, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तब इक्वेशन क्या बनेगा, तब वैल्यू क्या बनेगा, तब हमारा हो जाएगा z 1 इंटू जेड प्लस 2 इंटू वाई की जगह तो उतना ही रहेगा, प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x एंड दैट विल बी इक्वल टू 960 प्लस 480 यानी कि 1440। एक सेकंड, प्लस तो थोड़ी आ गया, यहाँ तो इक्वल टू आएगा ना, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1440। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, इज दैट मच क्लियर, ओके। तो y प्लस 4z आ गया हमारा 460, और दूसरी थर्ड इक्वेशन हमारी बन गई है z प्लस 2y प्लस 5x एंड दैट इज इक्वल टू 1440। सॉल्व करना है, हमें निकालना है क्या, हमको अल्टीमेटली निकालना है y की वैल्यू, y की वैल्यू तो निकालनी है, ओके। तो क्या कर सकते हैं, या तो ये है कि हम यहां से z की वैल्यू निकाल लें और z को रिप्लेस कर दे y से, तो 4z हमारा है 460 माइनस वाई, और z हमारा आ रहा है z प्लस 2y प्लस 5x आ रहा है 1440। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये थर्ड इक्वेशन मान लें, ठीक है, सेकंड में से अगर हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या वैल्यू मिलेगा, या थर्ड में से सेकंड को कर दें, क्योंकि थर्ड में वैल्यू राइट हैंड साइड में बड़ी आ रही है, थर्ड माइनस सेकंड क्या आएगा 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो z माइनस 5z प्लस 5x माइनस x यानी कि 4 टाइम्स x माइनस जेड विल बी इक्वल टू 480, और यहां से x माइनस जेड आ जाएगा हमारा 120, ठीक है, x माइनस जेड आ जाएगा 120। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, यहां से हम x को z के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x आ जाएगा हमारा z प्लस 120, x आ गया z प्लस 120, इज दैट फाइन, ठीक है, x आ गया z प्लस 120, क्लियर है। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, z प्लस 120 प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 500, यानी कि y प्लस 2z आ गया हमारा 500 माइनस 120 यानी कि 380, y प्लस 4z है 460, y प्लस 2z है 380, तो यहाँ से 2z की वैल्यू आ गई 80, यानी कि z इज इक्वल टू 40, पुट कर दोगे z इक्वल टू 40 पुट कर दोगे यहाँ पे, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 460 माइनस 4 इंटू 40 यानी कि 460 माइनस 160 एंड दैट इज इक्वल टू 300। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द गिवन इक्वेशंस एंड मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू रूट ऑफ 64 एंड y स्क्वायर है सेकंड इक्वेशन में 64। डिफरेंस क्या है दोनों में, पहली वाली जो इक्वेशन है, जो हमेशा ध्यान रखना है जिसलिए इस क्वेश्चन को रखा है कि पहली वाली इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो इसका सिर्फ एक रूट होगा, और वो रूट क्या होगा, पॉजिटिव रूट होगा, क्योंकि रूट 64 यहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 8। और सेकंड इक्वेशन हमारी है y स्क्वायर इज इक्वल 64, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे हमको, y इज इक्वल टू प्लस 8 एंड माइनस 8, क्लियर है, ओके। अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें इन नंबर्स को, तो हमें पता है कि प्लस 8 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब कहीं पे भी रख दोगे, और माइनस 8 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा उसके, तो x की हमें एक ही वैल्यू मिल रही है और y की दोनों वैल्यूज मिल रही है। एक केस में x और y इक्वल है, एक केस में x और y इक्वल है, और दूसरा जो y का वैल्यू है दैट इज लेस देन x है कि नहीं, तो y या तो लेस है x से या फिर इक्वल टू है,
या फिर इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर। अगेन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली वाली क्या है, पहले में तुम्हारा ध्यान ये रखना है, देखो जब भी कर रहे हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर गिवन है, अगर ए इक्वल टू वन है, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू वन ही है स्ट्रेट अवे, ठीक है, अगर ए इक्वल टू वन है तो वन के लिए ही बात कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा सम क्या आएगा, तो वन के लिए बात कर लेते हैं पहले, बाकी तो सम तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, जनरल बात बाद में करेंगे, अभी सिंपली समझ लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी ए इक्वल टू वन है, तो सम हमारा हो जाएगा माइनस बी और प्रोडक्ट हो जाएगा सी, प्रोडक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। अगर ए भी होता, अगर ए भी होता है यहाँ पे लेट अस से ए एक्स स्क्वायर होता तो डिवाइड करते ए से, दोनों केसेस में माइनस बी बाई ए सम होता, सी बाई ए प्रोडक्ट होता, लेकिन अगर ए इज इक्वल टू वन है तो स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा, अगर ए इज इक्वल टू वन है तो सम आ जाएगा माइनस बी और प्रोडक्ट हो जाएगा सी। क्लियर? तो पहले वाली क्वेश्चन में सम कितना है, सम है -3 और प्रोडक्ट है -54। प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, यानी कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक निगेटिव होगी। जब भी प्रोडक्ट निगेटिव होगा, दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स हैं, एक रूट निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और सम निगेटिव है यानी कि नेगेटिव वाला रूट बड़ा है और पॉजिटिव वाला रूट छोटा है। 54 कैसे बनाओगे, जिसकी डिफरेंस 3 का है, 9 और 6 से बनेगा, 9 और 6 से बनेगा, आई रिपीट, और बड़ा वैल्यू क्या होगा, निगेटिव वाला वैल्यू, जो बड़ा वाला वैल्यू यानी 9 हमारा निगेटिव होगा, तभी तो सम निगेटिव आएगा, यानी -9 और 6 रूट आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? -9 और 6 रूट आएंगे इस केस में। सेकंड इक्वेशन में बात करते हैं। सेकंड में सम आ रहा है हमारा 21, बिकॉज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में अगर पॉजिटिव आता है तब निगेटिव में सम आता है, जब ऑलरेडी निगेटिव है तो सम पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट आएगा 54। अब सम 21 है, प्रोडक्ट 54 है, ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सम हमारा, प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और सम भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। अगर सम निगेटिव आता, प्रोडक्ट पॉजिटिव आता, तो दोनों नंबर्स निगेटिव होते। यहाँ पे दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे और प्रोडक्ट 54 आ रहा है, यानी कि 18 और 3 होंगे नंबर्स, 18 एंड 3, 18 और 3 होंगे। अब x की वैल्यूज को पहले नंबर लाइन पे लिख देते हैं, तो -9 एक वैल्यू है और एक वैल्यू है 6, ठीक है, एक वैल्यू -9 है और एक वैल्यू है 6, और y की वैल्यूज क्या आ रही हैं, y हमारा आ रहा है 18 और 3, तो एक वैल्यू तो है 3 और एक वैल्यू आ रहा है 18, तो क्या यहाँ पे कोई रिलेशन बन पा रहा है, एक y का वैल्यू x, दो x की वैल्यूज के बीच में आ रहा है और एक बड़ा आ रहा है, यानी कि कुछ केसेस में y बड़ा है, एक और किसी केस में y छोटा है। भाई ये वाला y छोटा है x से और ये वाला y बड़ा है x से, isn't it so? तो क्लियरली नो रिलेशन है x से y, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C have some money with them. They have some money with them. If A gives rupees 15 to B and then A and B would have the same amount. अगर A अपना 15 रुपए B को दे दे तो A और B के पास में सेम अमाउंट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? फिर अगर if C takes half of B's money, he would have 5 times as much money left with B. अगर ratio of money with A and B is 5:2, what is the total amount with the three of them? What is the total amount with the three of them? That is what the question is asking. ओके, तो अगर ए अपना 15 रुपीज बी को देता है तो ए के पास कितना बचा, अगर ए के पास इनिशियली ए है अमाउंट, बी के पास बी है और सी के पास सी है, ए ने 15 रुपीज दे दिए, रिमेनिंग विद ए इज ए -15 और बी के पास हो गया बी +15, और अब दोनों के पास इक्वल अमाउंट यानी ए -15 इज इक्वल टू बी +15, तो ए इज इक्वल टू बी +30, और साथ में हमें ए और बी का रेशियो पता है 5:2 का, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 3 यूनिट्स का, और वही 3 यूनिट्स कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, तो यानी कि 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ, 10 के बराबर हुआ, तो ए के पास अमाउंट हुआ 50 रुपीज़, बी के पास हुआ 20 रुपीज़। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अमाउंट की वैल्यूज हमें ए और बी की मिल गई। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ सी टेक्स हाफ ऑफ बीज मनी, बी के पास अब कितना है 20 रुपीज़ है, ये तो हमें पता है, अगर सी इसमें से आधा ले लेता है यानी 20 में से आधा अगर सी ले ले तो बी के पास कितना बचा, 10 रुपीज़ बचा, और सी को 10 रुपीज़ मिल गए और प्लस सी के पास ऑलरेडी जो था। अब ये कह रहा है देन ही वुड हैव 5 टाइम्स एज मच मनी लेफ्ट विद बी, तो बी का जो अमाउंट है उसका 5 टाइम्स सी के पास होगा, यानी कि सी + 10 इज इक्वल टू 50, यहां से सी का अमाउंट आ गया 40 रुपीज, लिख दो, सी के पास अमाउंट 40 है, 50 + 20 + 40, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 50 + 20 + 40,
यानी कि 110 रुपीज, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुरेश वॉज बॉर्न इन द 20th सेंचुरी इन ईयर 9। अब देखो 20, ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो क्लियर कर लेते हैं। 20th सेंचुरी मतलब क्या हुआ कि 1900 में बॉर्न हुआ है, ठीक है, 1900 में, 1900 से लेके 1999 के बीच में, दैट इज 20th सेंचुरी। और 21st सेंचुरी क्या होगा, ठीक है, 2000 के बाद। क्लियर? अब 20th सेंचुरी में सुरेश का बर्थ हुआ है ईयर एन में, ईयर एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ईयर एन में उसका बर्थ हुआ है। हाउ ओल्ड वॉज ही इन 2001 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर एन is divided by the sum of its digits, the result is also equal to sum of digits of the number formed by last 2 digits of n। तो n जो ईयर है हमारा, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, लेट अस से लास्ट 2 डिजिट्स हमारी a और b है, यानी 19ab ये हमारा नंबर है, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारी ab हैं। तो नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, यानी कि ab की बात कर रहा है नंबर की, और ab एक्चुअल में क्या होगा, 10a प्लस b होगा। तो 10a प्लस b को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, सम ऑफ डिजिट्स से, यानी कि a प्लस b से, आउटकम क्या आएगा, आउटकम या रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस b। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, इजंट इट सो? ठीक है, 10a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, 10a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर है 10a प्लस b, जो हमारा नंबर बन रहा है 10a प्लस b वो परफेक्ट स्क्वायर है। इज दैट क्लियर? दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है? अब 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर हमारे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36, 49, 64 या फिर 81। अगर नंबर हमारा 16 है, 10a प्लस बी 16 है, तो a प्लस बी कितना होगा, 7 होगा। क्या 7 के स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर 25 है तो 2 प्लस 5 7 होगा, क्या 7 के स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली अगर 36 है हमारा नंबर, तो 3 प्लस 6 9 के स्क्वायर के बराबर है क्या? नहीं है। 49 13 का स्क्वायर के बराबर? बिल्कुल नहीं। 6 प्लस 10 10 के स्क्वायर के बराबर? बिल्कुल नहीं। 8 प्लस 9 9 के स्क्वायर के बराबर? एग्जैक्टली मैच कर रहा है। यानी कि हमारा 10a प्लस बी क्या होगा, 81 होगा, 81 होगा। यानी कि 81 में बॉर्न हुआ होगा, 1981 में बॉर्न हुआ होगा, n की वैल्यू आ गई 1981। और पूछ रहा है 2001 में उसकी एज क्या होगी, तो 20 ईयर्स होगी, 20 ईयर्स होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि एग्जैक्टली वो कब बॉर्न हुआ है और कब पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि एज एग्जैक्टली उस बात पे भी डिपेंड करेगी कि 1981 में कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है, 2001 में कौन से मंथ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एज सच इसका आंसर शुड बी डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें एज सच पता तो नहीं है कि वो कब बॉर्न हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आंसर हमारा एक्चुअल में 20 ईयर्स भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं दिया होना चाहिए था, या फिर क्लैरिफाई किया होना चाहिए था। तो अभी क्योंकि ऑप्शन में गिवन है तो हम आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में सॉल्व क्यों किया हमने पूरा का पूरा सारा बी निकालने के लिए या फिर आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे 20 ईयर्स के आसपास की वैल्यू आएगी उसका आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, मेथोडोलॉजी समझ में आनी चाहिए, बाकी एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। The owner of a jewelry showroom hired 3 watchmen to guard his diamonds. But a thief still got in and stole some diamonds. On the way out, the thief met each watchman one at a time. To each he gave 1/3 of the diamonds he had and then 6 more diamonds additionally. So he escapes with total 14 diamonds. उसने कुछ डायमंड्स चुराए, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि अब जो भाई ओनर था, ओनर ने ज्वेलरी शोरूम को सेफ्टी के लिए 3 वॉचमैन रखे थे, बट ये 3 वॉचमैन और छाड़े हैं। भाई सेफ्टी का पैसा ले रहे हैं ओनर से, और थीफ ने चोरी की है तो उससे अलग से कमीशन खा रहे हैं। ठीक है, सो इफेक्टिवली हर एक वॉचमैन ने कमीशन खाया, और आखिर में थीफ के पास कितने बचे, 14 डायमंड्स। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, हाउ मेनी डायमंड्स डिड ही स्टील फ्रॉम द स्टोर। अब ऑप्शंस को देखो, 90, 128, 120, 117। तो इफेक्टिवली 14 डायमंड्स उसके बाद बच रहे हैं, और वो चुरा कितने रहा है, कम से कम 90 तो चुराए ही हैं। ठीक है, तो यानी कि थीफ ने ज़्यादा चुरा लिए, शायद ज़्यादा मिल गया उनको। एनीवे 14 डायमंड्स उसके पास एंड में बचे। ऐसे क्वेश्चन में हमको अप्रोच कैसे करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो एक तरीका समझते हैं, क्योंकि हमें हर एक केस में करना क्या है, 1/3 से वो क्या कर रहा है, हर स्टेप पे 1/3 डायमंड्स दे रहा है और एडिशनली 6 और डायमंड्स दे रहा है, यानी बार बार हमको 3 से डिवाइड करना है, बार बार 3 से डिवाइड करना है। तो हम इनिशियल वैल्यू एक बार एज्यूम कर लेते हैं,
ठीक है, लेकिन एज्यूम करने के हिसाब से आंसर मार्क नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें नहीं पता 6 एडिशनली भी दे रहा है तो उसका भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारा नंबर है 27x टोटल। ठीक है, सिर्फ 27 इसलिए लिया है क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा कई बार। अगर इनिशियल वैल्यू हमारी 27x है तो पहले स्टेप पे क्या होगा, पहले स्टेप पे वो 1/3 डायमंड देगा पहले वॉचमैन को और 6 एडिशनल डायमंड देगा, तो 1/3 कितने हुए, 9x देगा और 6 और डायमंड्स देगा, तो बचेंगे कितने उसके पास, रिमेनिंग कितने बचेंगे, 27x में से इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यानी कि 18x - 6। बेसिकली 2/3 कर दोगे, 27x का 2/3 कर दोगे और 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या बात क्लियर है, क्योंकि हमें वॉचमैन के पास से कोई मतलब नहीं है, जो बच रहा है उससे वो मैटर करता है हमारे लिए। पहले वॉचमैन के बाद बचेगा 27x का 2/3 - 6। सेकेंड वॉचमैन के पास अब जाएगा, अब उसके पास इतने बचे हैं डायमंड्स, अब इसका करोगे 2/3 तो 18x - 6 का करोगे 2/3 यानी 2/3 और फिर माइनस करोगे 6 इसमें भी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 12x - 4 - 6 यानी कि 12x - 10। फिर थर्ड वॉचमैन के पास जाएगा, फिर से इस वैल्यू का करोगे 2/3 यानी 2/3 इंटू 12x - 10 और साथ में सब्ट्रैक्ट करोगे 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 12x इंटू 2/3 यानी कि 8x - 20/3 - 6। क्या ये बात क्लियर है। नाउ इक्वल टू ये कितना है 14 डायमंड्स के, तो इक्वेट कर देते हैं 8x - 20/3 - 6 दैट इज इक्वल टू 14 और ये वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 8x - 38/3 इज इक्वल टू 14। क्लियर, ठीक है, तो 8x कितना आ जाएगा, 14 + 38/3, 14 3 = 42, तो 42 + 38/3 विच इज इक्वल टू 80/3। 8 से काटेंगे 10/3 बचा, तो x इक्वल टू 10/3 आ गया। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या कहीं पे, x इक्वल टू 10/3 आ गया। ठीक है, तो 27x कितना आ जाएगा हमारा, 27x टोटल है, तो दैट विल बी 10/3 इंटू 27 यानी कि आंसर आ जाएगा 90 ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, इज दैट क्लियर। बट हम इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, हम इंस्टेड रिवर्स अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे हमें अननोन नहीं एज्यूम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा और सीधे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम रिवर्स अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप समझते हैं रिवर्स अप्रोच से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखो, हमने पता है एंड में बचे कितने, 14 डायमंड्स बचे। ठीक है, तो सबसे पहले वॉचमैन 3 के पास हो गया, सबसे आखिरी की बात कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं हम। 14 लास्ट में बचे और उसने आखिरी वाले सबसे लास्ट में क्या किया होगा, 6 डायमंड्स दिए होंगे, तो 14 + 6 करो। ठीक है, 14 + 6 हो गया 20 डायमंड्स। अभी जो 20 डायमंड इसके पास बचे हैं उसने ऑलरेडी 1/3 दे दिए हैं, 1/3 दे चुका है, तो ये जो 20 है ये 2/3 वैल्यू है, ये 2/3 वैल्यू है, इजंट इट सो, 2/3 वैल्यू है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या रहा होगा, थर्ड वॉचमैन से पहले वो रहा होगा इसका 3/2, 2/3 वैल्यू ये है तो ये हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू होगा 3/2 थर्ड वॉचमैन से पहले, दैट वैल्यू 30 डायमंड्स। ठीक है, अब सेकंड वॉचमैन में पहुंचते हैं, उसको भी लास्ट में 6 डायमंड्स दिए थे, तो 30 में सबसे पहले ऐड करोगे 6, जो चीज बाद में की है उसको पहले करोगे क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। अब बचा 36 आ गया और ये जो 36 है 2/3 वैल्यू है, तो वैल्यू क्या रहा होगा, सेकंड वॉचमैन से पहले 36 × 3/2 यानी कि 80 × 3 54 रहा होगा। अब फर्स्ट वॉचमैन तक जाते हैं, 54 लास्ट में दिया होगा 6, तो 54 + 6 यानी कि हुआ 60 और 60 को फिर करोगे 3/2, दैट विल बी इक्वल टू 90। आंसर अपना आ जाएगा 90। ठीक है, पहला स्टेप ध्यान से करना है, उसके बाद के स्टेप तो वही सेम चीज बार बार करनी है। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh got married at the age of 27 years. His wife was 23 years old then. 6 years later, the average age of Ramesh, his wife and their son was 22 years. How old is the son now? रमेश की एज थी 27, उसकी वाइफ की एज थी 23 और ये कब थी, 6 years ago। मैरिज के 6 years के बाद में क्या होगा, दोनों की एज 6 years से इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि रमेश की एज हो जाएगी 33, वाइफ की एज हो जाएगी 29 और साथ में चाइल्ड है, उसकी एज हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है तीनों का एवरेज कितना है, एवरेज 22 है। तो अगर एवरेज 22 है, सम कितना होगा 22 × 3 यानी कि 66।
और ये सम आ रहा है 33 + 29 आ रहा है 62, तो 62 + C इज 66, यानी कि चाइल्ड की एज आ जाएगी 4 ईयर्स। ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? Next question. The area of the base of a rectangular tank is 6500 centimeter square and the volume of water contained in it is 2.6 cubic meters. तो depth of the water क्या होगा? Depth of the water क्या होगा? Depth of the water हमें निकालना है किसमें? मीटर में निकालना है। वॉल्यूम भी दिया है मीटर्स में, बट हमको जो एरिया दिया है वो दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कितना? 1/100 मीटर। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर करोगे और इधर भी स्क्वायर कर दोगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, तो 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हमारा बेस का एरिया क्या है? 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, भाई क्या होगा? बेस एरिया इनटू डेप्थ दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, तो डेप्थ हमारी आ जाएगी वॉल्यूम डिवाइड बाई बेस एरिया, और वॉल्यूम है 2.6 क्यूबिक मीटर, दिस डिवाइडेड बाई बेस एरिया। बेस एरिया कितना है? 6500 डिवाइड बाई 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2.6 इंटू 100/65। ठीक है, एक डेसिमल, ये डेसिमल हटाया तो 1 जीरो चला गया, 26 इंटू 10 हो गया 260/65, 4 टाइम्स आएगा, यानी कि 4 मीटर्स विल बी डेप्थ। आंसर आ जाएगा 4 मीटर्स। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशंस 8 मीटर, 6 मीटर एंड 2.5 मीटर कितना होगा? एक टैंक का कैपेसिटी कितना होगा? जबकि हमें यहाँ पे वैल्यूज मीटर में दिए हैं, लीटर में हमें निकालना है कैपेसिटी टैंक का, वॉल्यूम निकालना है इफेक्टिवली। ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको 1 सीसी भी कहते हैं, सीसी यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। क्लियर? ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर है? 1/10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर, या 1 मीटर स्क्वायर इफेक्टिवली बराबर कितना है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सिमिलरली 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10 स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, सो 1 मीटर क्यूब आ गया हमारा 1000 लीटर। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ पे और फिर उसको 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा हमारा स्ट्रेट अवे 8 इंटू 6 इंटू 2.5 एंड दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1000। 8 इंटू 6 आया 48, 48 इंटू 2.5 कितना होगा? 120, और फिर 3 जीरो और ऐड कर दो, तो 120,000 लीटर्स। देखिए ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन इजी है, बट नंबर ऑफ जीरोस का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, गलती होने का स्कोप है अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी, तो समझ में नहीं आएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्लियर? लॉजिक भी बता दिया और साथ में चीज़ें भी तुम्हें जो याद रखना है वो भी क्लियर हो गया कि एग्जाम में इतना निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रेट अवे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml और 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर्स। इसके बीच की वैल्यू अकॉर्डिंगली निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट सम मनी पार्टली इन 8% स्टॉक at 105 and partly in 12% stock at 90. In what ratio should he invest the money to have equal dividends? डिविडेंड इक्वल चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, आया है पास्ट में, और ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ये हो जाते हो कि अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है स्टॉक और शेयर का, तो ये क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड हमेशा मिलता है किस पे? शेयर पे मिलता है, और शेयर या स्टॉक पे जो डिविडेंड मिलेगा वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, पार वैल्यू पे मिलेगा। ठीक है, फेस वैल्यू पे या पार वैल्यू पे मिलेगा। और ये जो वैल्यू हमें गिवन है 105 एंड 90, दिस इज नॉट फेस वैल्यू। ये क्या है? दिस इज मार्केट वैल्यू।
तो डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, पार वैल्यू पे मिलेगा। 105.90 मार्केट वैल्यूज है और फेस वैल्यू कितना होगा, 100 रुपीज होगा केस में, ठीक है। फेस वैल्यू विल बी 100 रुपीज और उस पर हमें मिलेगा डिविडेंड। तो पहले वाले केस में डिविडेंड कितना है, 8% स्टॉक है 105 पे, तो डिविडेंड कितना होगा पहले वाले केस में, पहले वाले केस में डिविडेंड मिलेगा 8 रुपीज का, क्योंकि 100 पे मिल रहा है 8%, 100 का 8% हुआ 8 रुपीज, तो 8 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। सेकंड वाले केस में डिविडेंड कितना मिलेगा, 12%, यानी कि 12 रुपीज मिलेगा। और अगर हमें डिविडेंड इक्वल चाहिए, यानी कि 8 और 12 का एलसीएम चाहिए इफेक्टिवली, है कि नहीं, डिविडेंड अगर इक्वल चाहिए तो पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यानी कि पहला वाला स्टॉक के 3 शेयर परचेज करो, 3 स्टॉक परचेज करो और दूसरे वाले के 2 परचेज करो, तो इक्वल हो जाएगा 8 × 3, यानी पहले वाले पे 24 रुपीज डिविडेंड मिल गया और दूसरे वाले पे भी 24 रुपीज डिविडेंड मिल गया। क्या ये बात क्लियर है, यानी कि पहला वाला 3 शेयर, दूसरा वाला 2 शेयर, और इसका कोई भी मल्टीपल चलेगा, यानी कि 3x पहला वाला शेयर हो और 2x दूसरा वाला शेयर हो। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। बट क्योंकि रेशियो लेना है तो फर्क नहीं पड़ता, तो पहला वाला 3 शेयर ले लो, दूसरा वाला 2 शेयर ले लो। क्या ये बात क्लियर होती है, क्योंकि पहले पे मिल रहा है 8 रुपीज डिविडेंड, दूसरे पे मिल रहा है 12 रुपीज, और हमें करना है टोटल डिविडेंड को इक्वल, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि पहले वाले शेयर हमने ले लिया x, दूसरे वाले ले लिए y, पहले पे मिला है 8 रुपीज डिविडेंड, दूसरे में मिला है 12 रुपीज डिविडेंड, कर दो इसको इक्वल, तो x/y आ जाएगा 12/8। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू आई है, दिस इज वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। x और y ये नंबर ऑफ शेयर्स है। क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है इन व्हाट रेशियो शुड ही इन्वेस्ट द मनी। और हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि वो मनी किस रेशियो में इन्वेस्ट करे। पहला वाला शेयर मार्केट वैल्यू क्या है 105, यानी कि 105 रुपीज एक शेयर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 3 के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा, 3 × 105। सेकंड का मार्केट वैल्यू 90, तो 2 शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 × 90। अब रेशियो आएगा, बिकॉज यहां पे अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, और पहला वाला इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 315 और सेकंड वाला हो गया है 180, तो ये रेशियो आ जाएगा 315:180। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, कितने से कट रहा है ये, भाई दोनों वैल्यूज हमारा 3 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल भी है, 9 से काट दो 20 आ जाएगा, 9 3 27, 35 आ गया, फिर 5 से भी कट जाएगा, 4 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, यानी 7:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, एक बार समझ में आ जाएगा तो मुश्किल नहीं है। अगर तुम इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सेशन देख सकते हो। स्टॉक और शेयर पे मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले, 1 महीना अराउंड पहले एक सेशन अपलोड किया है, उसको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज इतनी सी बात से समझ में आ गया तो दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना नॉलेज सफिशिएंट है। अगर बात को समझ गए, बस इतना याद रखना है कि डिविडेंड हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू या पार वैल्यू पे मिलेगा बस। और इन्वेस्टमेंट हमेशा वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे करेगा। भाई मार्केट में जिस रेट पे मिलेगा खरीदोगे तो उसी बेसिस पे, लेकिन डिविडेंड कंपनी तुमको देगी हमेशा पार वैल्यू पे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यस, अगर सेशन पसंद आया इसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और अगर अब तक टेलीग्राम पे भी कनेक्ट नहीं किया हो तो टेलीग्राम ग्रुप CAT-MBA ज्वाइन कर लेना, और साथ में टेलीग्राम पे यू कैन ऑल्सो मैसेज मी at ADITYKT इफ देयर इज एनी क्वेरी और कंसर्न और डाउट। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, और इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।